हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सेल इन एजुकेशन चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नेचुरल हजार्ड्स एंड डिसास्टर मैनेजमेंट, प्राकृतिक आपदा और आपदा प्रबंधन के बारे में। ठीक है, और ये लेक्चर 2 है आपका, और इसके पहले लेक्चर 1 को हमने डिस्कस किया था। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट आपको दी हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं, और इसकी पहली सीरीज़ को ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि दोनों एक दूसरे से लिंक हैं, तो समझ में अच्छे से आएगा आपको। और ये पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट का यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट के लिए है आपका टॉपिक। तो ठीक है, चैनल पे आप बने रहिए, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए क्योंकि यहाँ से आपको ऐसे कंटेंट मिलते रहेंगे। आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं कि जो भी वीडियो यहाँ पे डाली गई हैं वो सभी आपके लिए हेल्पफुल है। आपको हर एक वीडियो से कुछ ना कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी और हेल्पफुल होगी। ठीक है, तो चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए और वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा क्योंकि लास्ट में मैंने आपको बताया है डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण मतलब नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ क्या होती हैं, कौन कौन सी एजेंसियाँ होती हैं जिनसे कि क्वेश्चंस आपके आए हुए थे। आप पिछले पेपर उठा के प्रीवियस ईयर के देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, 1 बाय 1 सबको समझते हैं कि कौन कौन सी ऐसी आपदाएं हैं। तो पहले एक यहाँ पे आप चार्ट के द्वारा देखिए कि आपदा 2 भागों में डिवाइड की हुई हैं, प्राकृतिक आपदाएं, मानव जनित आपदाएं। ये हमने सब पहले जो है उसमें डिस्कस कर लिया था, जो पहला इसकी सीरीज़ थी लेक्चर 1 की। अब प्राकृतिक आपदाएं देखिए, ये इस तरह से डिवाइडेड हैं, वायुमंडलीय, फिर स्थलीय, जलीय और जैविक। वायुमंडलीय में आपके आते हैं, वायुमंडल में जो चीज़ होती हैं, जो क्रियाएं होती हैं, चक्रवात है, बवंडर है, ओलावृष्टि, हिमपात, सूखा, ये सारी चीज़ें, शीतलहर, लू वगैरह, ये सारी चीज़ें वायुमंडल के अंतर्गत आती हैं। स्थलीय में आपकी आती हैं, स्थल मंडल में जो भूकंप है, ज्वालामुखी, विस्फोट, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। मृदा अपरदन जो सॉइल में होता है। ठीक है, अब जलीय की हम बात करें तो जो जल से संबंधित हैं, जैसे कि बाढ़, ज्वार भाटा आता है, महासागरीय धाराएं, सुनामी, ये सारी चीज़ें आपके जलीय आपदा के अंतर्गत हैं। और जैविक में क्या होती हैं, महामारी हैं, विनाशकारी कीटों का आक्रमण है, वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, और बर्ड फ्लू, डेंगू, एबोला, निपाह वायरस। निपाह केरल में आया हुआ था, सुना है आपने, तो ये एक वायरस के थ्रू था। इसके पहले हमने अभी 2 साल देखा भी है कि किस तरह से कोविड का कहर ढाया हुआ था, उसको तो कोई भी नहीं भूल सकता है ना। तो इसी तरह से ये प्राकृतिक और मानव जनित में वर्गीकृत हैं। अब मानव जनित में कौन सी आती हैं, जैसे कि भौतिक, रासायनिक और जैविक। मानव जनित में क्या होता है कि मनुष्य ही इन सारी आपदाओं के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होता है, वही जिम्मेदार होता है। जैसे कि भौतिक में भूकंप, भूस्खलन, लैंडस्लाइडिंग और मृदा अपरदन। फिर रासायनिक में विषैले रसायनों का विमोचन, जैसे कहीं कहीं पे फैक्ट्रीज़ वगैरह में गैस वगैरह लीक हो जाती हैं, इस तरह से वहाँ पर भी क्या है, वर्कर्स काम करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, भोपाल गैस कांड जो हुआ था MIC मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के कारण हुआ था, और ये पिछले जो इसके पहले पेपर्स आते थे उनमें बहुत पूछा गया है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भोपाल गैस कांड किस गैस के कारण, किस गैस के रिसाव के कारण हुआ था, तो मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण। न्यूक्लियर फिशन, नाभिकीय विस्फोट। अब जैविक में क्या होता है, जनसंख्या विस्फोट है, और कुपोषण, महामारी, जंतु और पादप रोग, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको प्राकृतिक और मानव जनित आपने ये समझ लिया। इसके बाद हम कुछ इनको डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन सी हैं। साइक्लोन्स पढ़ते हैं पहले। चक्रवात, ये एक प्राकृतिक वायुमंडलीय आपदा है। मौसम विज्ञान में चक्रवात एक ऐसा बंद परितंत्र है, इकोसिस्टम है, जिसमें तरल पदार्थ पृथ्वी के समान एक ही दिशा में चक्कर लगाता रहता है। इसमें क्या होता है, हवा सर्पिला आकार में, स्पाइरल फॉर्म में पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज से मतलब है क्लॉकवाइज जो घड़ी के चलने की दिशा में होगा, और एंटी क्लॉकवाइज मतलब विपरीत दिशा में होता है। ठीक है, तो अगर ये घड़ी की ऐसे है तो फिर यहाँ पर ये अपोजिट हो जाएगा, ऐसे हो जाती है। ठीक, तो यही चीज़ बताया गया है। इन गर्म हवाओं को ही चक्रवात के नाम से जानते हैं, और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई के चलने की दिशा में चलती हैं। तो इस तरह से उत्तरी गोलार्ध में इन गर्म हवाओं को हैरिकेन या टाइफून कहा जाता है, ये घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में चलती हैं। तो ये हो गया आपका साइक्लोन। कौन कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 तरह के हैं, शीतोष्ण कटिबंधी टेम्परेट साइक्लोन और उष्ण कटिबंधी ट्रॉपिकल साइक्लोन। शीतोष्ण कटिबंधी क्या होते हैं, इनमें
ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात की अपेक्षा कम विनाशकारी होते हैं और इनसे आपदाएं उत्पन्न नहीं होती हैं। तो इसका मेन फीचर्स यही है कि शीतोष्ण मतलब शांत स्वभाव के होते हैं, और उष्णकटिबंधीय जो ट्रॉपिकल होते हैं ये क्या होते हैं, इनसे इन प्रदेशों की गर्म और आर्द्र पवनें क्या है, संवहनी प्रक्रिया से ऊपर उठकर काले कपासी मेघों का निर्माण करती हैं, जिनसे घनघोर वर्षा होती है, क्लाउड्स का निर्माण करती हैं। इन चक्रवातों की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, कंडेंसेशन है, और ऊपर उठने वाली वायु जितनी गर्म और आर्द्र होगी मौसम उतना ही तूफानी होगा। तो चक्रवात के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है क्या है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात। अब इनका प्रभाव क्या होता है, एक तो उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का आकार छोटा होता है, परंतु दाब जो है, जो प्रेशर ग्रेडियंट है वो तीव्र होने के कारण पवन गति तेज होती है। इससे क्या होता है, जन धन की भारी क्षति होती है, काफ़ी तेज स्पीड से ये आते हैं। फिर क्या होता है, सैंड की मात्रा भूमि में बढ़ जाने के कारण भूमि बंजर हो जाती है, और समुद्र में चक्रवातों के पैदा होने से क्या होता है, समुद्र ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं और मछुआरों और नाविकों की जान को भी खतरा होता है। तो दूसरा जो है इसका डिसएडवांटेज ये हुआ। तीसरा, तटीय क्षेत्रों में ये क्या है, चक्रवात 180 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से टकराते हैं। ये एक अप्रॉक्सीमेट जो है स्पीड दे दी जाती है, ठीक है, हर जगह के अपनी वहाँ के प्रेशर और वहाँ के वायुमंडल जलमंडल के हिसाब से अलग हो जाती है। इस तरह से यहाँ पर क्या होता है कि जो यहाँ मूसलाधार वर्षा से उत्पन्न बाढ़ के कारण उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का विनाशकारी प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह से ये चक्रवात सर्वाधिक विनाशकारी होते हैं, और द्वीपीय और समुद्र तटीय बस्तियाँ जो उसके आसपास की बस्तियाँ होती हैं उनको सबसे अधिक क्षति पहुँचाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ये हमने देखा चक्रवात हो गए। अब देखिए आपका यहाँ पर, और इसी में दो जो है करंट की न्यूज़ अगर हम बात करें तो 2022 में जो आसानी एक चक्रवाती तूफान आया था, 2022 का सबसे पहला ये बंगाल की खाड़ी में आया था, और ये दूसरा आया था आपका, ये जो है दूसरा था हिना मनोर। तो 2022 के ये दो चक्रवाती तूफान आए हुए थे, ठीक है। उसके बाद देखिए वोल्केनोज, ज्वालामुखी। तो यहाँ पर ज्वालामुखी क्या है, पृथ्वी की सतह पर उपस्थित ऐसी दरार या छिद्र होता है जिससे पृथ्वी के भीतर का गर्म लावा, गैस या राख या जलवाष्प ये सब बाहर आते हैं। तो पृथ्वी की ऊपरी परत में क्या होता है, एक रप्चर होता है, एक होल होता है जिसके द्वारा अंदर के पदार्थ बाहर निकलते हैं, और ज्वालामुखी पर्वत से निकलने वाली चीज़ों में मैग्मा के साथ कई तरह की विषैली गैसें भी होती हैं। तो मैग्मा में सिलिका की मात्रा अधिक होने पर ज्वालामुखी में विस्फोटक उद्गार देखे जाते हैं, जबकि सिलिका की मात्रा कम रहने पर यह उद्गार शांत रहता है। तो ये सिलिका की मात्रा पर डिपेंड करेगा कि ज्वालामुखी तेज होगा कि शांत प्रकृति का होगा। अब ये गैसें आसपास के लोगों के लिए भी काफ़ी घातक होती हैं। तो इन पर्वतों से निकली जो मैग्मा होती है बहती हुई आग के समान होता है, और इसके सामने जो भी कुछ आता है तो वो उस चीज़ को पूर्ण रूप से समाप्त कर देता है। तो ये इस ज्वालामुखी का रूप इस तरह से विकराल रूप धारण करता है। अब सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी का वर्गीकरण ये होता है, सक्रिय ज्वालामुखी, वैसे ज्वालामुखी जिनसे लावा, गैस तथा विकिरणित पदार्थ सदैव निकलते हैं। तो ये हो गए हमेशा निकलने वाले जो है ज्वालामुखी पदार्थ होते हैं। तो ये हो गए एक्टिव, हमेशा एक्टिव रहते हैं। इसलिए इसमें जो है मेन है, जैसे सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप का स्ट्रोम्बोली, मतलब भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ इसको बोलते हैं स्ट्रोम्बोली, और इटली का एटना, इक्वाडोर का कोटोपैक्सी, ये विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी। ये सब आपके जीके क्वेश्चन में भी बनते हैं। और देखिए सुषुप्त ज्वालामुखी, डोरमेंट वोल्केनोज, ये वैसे ज्वालामुखी जो वर्षों से सक्रिय नहीं है परंतु इनमें कभी कभी विस्फोट हो सकता है। तो ये सुषुप्त होते हैं, मतलब सुप्तावस्था में पड़े रहते हैं। इटली का वेसुवियस, जापान का फ्यूजियामा, ये दो हैं, ठीक है, ये सक्रिय ज्वालामुखी हैं। इंडोनेशिया का काकाओ तथा अंडमान निकोबार के नारकोडम द्वीप, ये सब जो हैं यहाँ के सुषुप्त ज्वालामुखी हैं। मृत डेड वोल्केनोज में इसके अंतर्गत वैसे ज्वालामुखी सम्मिलित किए जाते हैं जिनमें हजारों वर्षों से कोई वेदन नहीं हुआ है और भविष्य में इसकी कोई संभावना नहीं है, जैसे कि अफ्रीका के पूर्वी भाग स्थित केन्या और किलिमंजारो, और इक्वाडोर का चिम्बेराजो, ये सब जो हैं इसके हैं। और एंडीज पर्वत श्रेणी का एकांकागुआ इसके प्रमुख उदाहरण हैं। तो ये सारे हो गए आपके सक्रियता के आधार पर। अब हम सूखा के बारे में बात करते हैं, लेकिन इसके पहले फ्रेंड्स, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करिए, और
ये लगता है आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आपको कमेंट भी करने चाहिए, और आप क्या उम्मीद करते हैं, क्या मुझसे चाहते हैं, तो वो भी आप लिखिए कि हाँ मुझे और कौन सा कंटेंट बनाना चाहिए और क्या करना चाहिए। तो मैं आपके लिए पूरी हेल्प करने को तैयार हूँ, और मेरी कोशिश पूरी ये है कि आपके लिए जो भी मैं कंटेंट लाऊँ वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हेल्पफुल हो। आपका जो भी आप यहाँ 10-15 मिनट देते हैं वीडियो देखने में, तो वो पूरे आपके लिए हेल्पफुल हो। तो एक लाइक तो मैं उम्मीद कर ही सकती हूँ, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, चैनल को मेरे सपोर्ट करिए, ठीक है। क्योंकि सब्सक्राइबर तो आपको कम देखते होंगे, लेकिन आप कंटेंट देखेंगे तो वो आपके लिए हेल्पफुल ही साबित होगा। तो मैं इतनी उम्मीद तो करती हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब आगे हम देखते हैं सूखा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार सूखा उस स्थिति को कहते हैं जब किसी भौगोलिक क्षेत्र में वास्तविक वर्षा सामान्य वर्षा से 75% तक कम होती है, ठीक है। तो ये हो गई सूखा क्षेत्र की स्थिति। सूखा एक ऐसी परिस्थिति है जिसके तहत एक क्षेत्र विशेष में वर्षा के अभाव में लंबे समय तक के लिए क्या होता है, जल और नमी की कमी हो जाती है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, प्राकृतिक वनस्पतियां समाप्त होने लगेंगी, और वहाँ के जो जीव जंतु हैं, शाकाहारी पशु हैं, उनको संकट का सामना करने पड़ेगा, और वो उनके लिए भयंकर स्थिति मतलब मरणासन स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अब वर्षा के लिए क्या होता है, यहाँ पर वर्षा की सकारात्मक विचलनशीलता से बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो जाती है। मतलब एक कोफिशिएंट, एक वेरिएबल होता है, पॉजिटिव वेरिएबल है तो वहाँ पर वर्षा की मात्रा ज़्यादा होगी, और इससे क्या होगा, बाढ़ की समस्या एक उत्पन्न हो सकती है। और वहीं अपेक्षाकृत कम वर्षा के क्षेत्र में क्या होता है, नेगेटिव वेरिएबिलिटी होती है जो सूखे का कारण बनती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका वेरिएबिलिटी के आधार पे। फिर इसके सूखे की स्थिति के वर्ग क्या क्या क्लासिफाइड किए गए हैं, उनमें देखिए सामान्य सूखा, जबकि वर्षा 25 से 50% तक कम होती है। और प्रचंड सूखा क्या होता है, जब वर्षा की मात्रा 50% से भी कम होती है। इसी तरह अन्य प्रकार क्या है, मौसमी सूखा, जब वर्षा का ना होना। कृषि सूखा, वर्षा ना होने से मृदा में नमी इतनी कम हो जाए कि कृषि संभव ना हो, तो वह एग्रीकल्चर ड्रॉट होगा। हाइड्रोलॉजिकल सूखा, जलीय सूखा, जब झीलों और तालाबों का जल सूख जाए और इसका प्रभाव जो है जल चक्र पे पड़े। जब कमी हो जाएगी पानी की तो उसमें भी इफेक्ट जरूर पड़ेगा, जो वाटर साइकिल है। पारिस्थितिकी सूखा, जब सूखे कारण किसी पारितंत्र की उत्पादकता कम हो जाए। तो ये सारे उस हिसाब से यहाँ पर वर्गीकृत किए गए हैं। अब इसकी सूखे की आपदा की रोकथाम कैसे की जाती है, तो सूखे की आपदा की रोकथाम और निराकरण अच्छी प्रबंधन तकनीकी के द्वारा संभव है। इसमें जल संसाधन प्रबंधन उन्नत करने, नए कुएं को बनाना या पुराने कुएं में सुधार, बांध का निर्माण, वाटरशेड का प्रबंधन, जल वितरण नियंत्रण, और सूखा रोधी फसलों का उचित चयन, मतलब फसलें ऐसी जो है वहाँ पे चूज़ की जाएं कि उससे सूखे की स्थिति का प्रभाव ना पड़े। पशु प्रबंधन, मिट्टी संरक्षण तकनीकें, फसल बीमा योजना बहुत अच्छी योजना है जो कि किसानों के लिए प्रधानमंत्री जी के द्वारा चलाई जा रही हैं। तो इस तरह से वहाँ पे इनको लाभ होगा कि सूखे का उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, उनकी आर्थिक स्थिति पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इसके अलावा प्रभावित लोगों को शिक्षित, प्रशिक्षित और जागरूक बनाना, सामुदायिक कार्यक्रमों में सहभागिता, जल संसाधनों के उन्नत सिंचाई के तरीकों को अपनाना, इस तरह से क्या है, सूखे की जो क्लाइमेट कैलेमिटी है इसको हम रोकथाम कर सकते हैं। अब देखते हैं बाढ़ के बारे में। फ्लूड क्या है, एक विनाशकारी प्राकृतिक आपदा है जो व्यापक स्तर पर जानमाल को हानि पहुंचाती है। अर्थात जब नदियों का जल अपने तटबंधों को तोड़कर बाहर की ओर बहने लगता है तो सामान्यतः इसे बाढ़ कहा जाता है, कि अपनी वो एक्सेसिव स्पीड से बाहर को आने लगता है और जनजीवन जो है अस्त व्यस्त हो जाता है। अब इसके कॉजेज़ क्या हैं, बाढ़ के कारण और उपाय क्या है। बाढ़ एक क्या है, नेचुरल कैलामिटी है। पर्वतों पर जमी बर्फ पिघलने के कारण तथा अधिक वर्षा के कारण बाढ़ आ जाती है। नदी अधिक गहरी ना हो या जल के बहाव को व्यवस्थित करने का उपाय ना हो तो पानी क्या होता है, किनारों को तोड़कर भी बह जाता है, तो इस तरह से भी बाढ़ आ जाती है। तो बाढ़ को रोकने के लिए क्या है, मजबूत बांध होने चाहिए, झील और नहरों का होना आवश्यक है, और नदी की गहराई भी बढ़ाई जा सकती है, इससे भी बाढ़ को रोका जा सकता है। तो ये अब बाढ़ का प्रबंधन क्या होता है, प्राकृतिक आपदाओं पर जिला स्तर की समितियों की बैठक बुलाना, और उसके बाद अभी हम पढ़ेंगे कि आपदा प्रबंधन किस तरह से मैनेज होता है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जल्दी नहीं मिलता है। इस मटेरियल को मैंने काफ़ी जगह से लिया है और आपके पेपर्स को भी देखा है कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है।
तो वीडियो को लाइक करिए फ्रेंड्स और शेयर करिए। अब प्रबंधन देखते हैं कि बाढ़ का, इसके लिए क्या होता है, कंट्रोल रूम प्रारंभ करना, वर्षा का रिकॉर्ड रखना और पिछले वर्षों के रिपोर्ट को प्रस्तुत करना, मौसम विज्ञान केंद्र, केंद्रीय जल आयोग और बाढ़ पूर्वानुमान संगठन द्वारा जारी की गई मौसम रिपोर्ट और बाढ़ बुलेटिन का प्रसारण। इससे क्या होता है कि समय समय की जो है पता लगता है कि क्या किस तरह से किस स्पीड से किस आवेग से बाढ़ का वो प्रकोप बढ़ रहा है और कितना जो है जनजीवन को अपनी व्यवस्था कर लेनी चाहिए, ये चेतावनी दी जाती है। महत्वपूर्ण स्थलों पर नौकाएं तैनात करना और विद्युत चालित नौकाओं का प्रयोग करना, खाद्यान्न और जीवन की आधारभूत आवश्यकताओं की व्यवस्था करना, सेना, देखा ही आपने हर जगह जो है सेना की व्यवस्था की जाती है, बाढ़ राहत कार्य का प्रशिक्षण तथा राहत दलों को संगठित करना, फिर वैकल्पिक पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था करना। तो ये बाढ़ का प्रबंधन है। अब करंट न्यूज़ में देखिए, आपने अभी देखा होगा ये जून 2022 में पाकिस्तान में आई बाढ़ ने अधिक लोगों की जान ले ली है और ये किस कारण से हुई है, सामान्य से अधिक भारी बारिश और ग्लेशियर के पिघलने के कारण ये बाढ़ आई थी, जो एक गंभीर गर्मी की लहर हीट वेव के बाद हुई है, जो सभी जलवायु परिवर्तन से, ये सारे जितने भी फैक्टर हैं ये सभी जलवायु परिवर्तन से जुड़े हैं। तो यहाँ पर पाकिस्तान में, और इसी कारण क्या है, बाढ़ के कारण आपातकाल की स्थिति को घोषित किया गया है और इससे फिर आर्थिक व्यवस्था भी काफ़ी छिन्न भिन्न हो गई है। तो इस तरह से आर्थिक व्यवस्था पर भी काफ़ी असर पड़ा है इस बाढ़ का। तो यही जो है इसका बैड इफेक्ट होता है। अब देखते हैं भूस्खलन क्या है। भूस्खलन गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ढाल के सहारे शैल मिट्टी और वनस्पति का तेजी से होने वाला प्रवाह भूस्खलन है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि अर्थ में भी क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है, गुरुत्वाकर्षण बल। तो यही जो है यहाँ पर इसी कारण क्या है, लैंडस्लाइडिंग होती है। भूस्खलन के कारण क्या होता है, प्राकृतिक और मानवीय, ये दोनों ही कारण इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। प्राकृतिक कारणों में क्या है, ढलुआ भूमि पर ऋतुक्षारित और विखंडित अथवा दरारयुक्त चट्टानों का उपस्थित होना, भूकंप और तीव्र वर्षा, ये सब क्या है, प्राकृतिक कारणों में आते हैं, इसके कारण भूस्खलन होता है। फिर इसके प्रभाव क्या होते हैं, आदिवासी क्षेत्र दब जाते हैं, जान माल की क्षति होती है, परिवहन मार्ग बाधित हो जाता है क्योंकि लैंडस्लाइडिंग होके वो सड़कों पे आ जाती है, तो जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त होता है, जिसका प्रभाव क्या है, हिमालय क्षेत्र के क्रियाकलापों पर पड़ता है। आर्थिक क्रियाएं बाधित होती हैं और सीढ़ीनुमा खेत, बागानी कृषि, ये सब क्या है, इसके अंदर समा जाते हैं, तो ये भी नुकसान होता है। पहाड़ी ढालों के घास समाप्त होने से क्या है कि पशुओं के चरने की जो है उनको दिक्कत आती है, इस तरह की क्रिया प्रभावित होती है। तो ये इसके इफेक्ट हैं। अब हिमस्खलन क्या होता है, पर्वतीय ढालों के सहारे तीव्र गति से हिम राशि और शिलाओं का प्रवाहित होना, जिससे कि पर्वतीय क्षेत्रों में अपार जनधन की हानि होती है। और ये हिमस्खलन शीत ऋतु में हिमपात और वसंत ऋतु में हिम प्रवण के समय अधिक होते हैं। तो शीत ऋतु में और वसंत ऋतु में इसका ज़्यादा जो है ये रहता है कि हो सकता है। भारत के जैसे जम्मू कश्मीर में कारगिल, सियाचिन, लद्दाख, हिमाचल में चंबा, लद्दाख वगैरह में, तो वहाँ पर हमेशा ये होता है कि बर्फ़ जमी रहती है और वहाँ रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं, उनको काट के हटाया जाता है कि बड़े बड़े पत्थर से होते हैं, शिलाएं होती हैं, उनको हटाया जाता है, तब रास्ता रोका जाता है और फिर 1-2 दिन में या शाम तक फिर वैसी स्थिति हो जाती है। तो इस तरह से ये सारे जो है पर्वतीय भाग इस आपदा से प्रभावित होते हैं। अब एक और आपदा है क्लाउड बस्ट, बादल का फटना। तो ये इसमें क्या होता है, किसी स्थान विशेष पर प्रति घंटे 100 मिलीमीटर या 3.94 इंच या इससे अधिक मात्रा में होने वाली वर्षा को क्या है, बादल का फटना कहते हैं, क्लाउड बर्स्ट। इससे संबंधित क्षेत्र में बाढ़ और भूस्खलन की घटनाएं घटित होती हैं और अत्यधिक जनधन की हानि होती है। तो क्लाउड बर्स्ट अगर कभी पूछ लिया जाए तो अब आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। अब भारत में प्राकृतिक आपदा प्रबंधन, डिसास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया, नेचुरल डिसास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया, वो किस तरह से है, ठीक है। यहाँ से आपका क्वेश्चन एक आया था 2021 में, ये पूछा गया था, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA मतलब नेशनल डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का कार्यकारी अध्यक्ष कौन है। इसमें आपके 4 ऑप्शन दिए थे, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक संसद सदस्य, दूसरा था चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, तीसरा था भारत का राष्ट्रपति और चौथा था भारत का प्रधानमंत्री। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है भारत का प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA का कार्यकारी अध्यक्ष होता है, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं। इसी तरह से आपका कोई भी क्वेश्चन बन सकता है
तो वो आगे आप देख लीजिएगा, ये पूरा जो है आपका एक नोट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, भारत में आपदाओं के प्रबंधन के लिए वर्ष 2005 में आपदा प्रबंधन कानून बना और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान तथा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण इनकी स्थापना की गई। ठीक है, एक अथॉरिटी की और एक इंस्टीट्यूट दोनों बनाए गए। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत स्थापित राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान को मानव संसाधन विकास, क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण, अनुसंधान, प्रलेखन, आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में नीति का निर्धारण आदि इन सब का क्या है उत्तरदायित्व सौंपा गया है। ये सारे इसके काम होते हैं। अब देखते हैं इसमें शामिल एजेंसियां कौन हैं। तो आपदा प्रबंधन में शामिल एजेंसी ये पहली है NDMA, ये है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो कि आपदा प्रबंधन का एक शीर्ष निकाय है और इसके अध्यक्ष कौन है, प्रधानमंत्री हैं। वही जो आपका क्वेश्चन अभी मैंने बताया कि पूछा गया था। और यह आपदा प्रबंधन के लिए नीतियां, योजनाएं और दिशा निर्देश निर्धारित करने, आपदाएं आने के समय पर और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए इनके प्रवर्तन और कार्यान्वयन को समन्वित करने के लिए उत्तरदायी है। कि जो इनोवेशंस होते हैं और कौन कौन से फंक्शंस किए जाएंगे, ये सारी चीज़ों की प्लानिंग इसके द्वारा होती है। राष्ट्रीय कार्यकारी समिति, इसके अध्यक्ष केंद्रीय गृह सचिव हैं। राष्ट्रीय कार्यकारी समिति, ये समिति राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की कार्यकारी समिति है और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के कार्यों में सहायता करती है। मतलब जो ये थी NDMA, इसकी ये सहायता करती है और केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों का अनुपालन भी सुनिश्चित करती है। तो एक ये हेल्पिंग बॉडी के रूप में काम करती है। राष्ट्रीय कार्यकारी समिति खतरनाक आपदा की कोई स्थिति पैदा होने अथवा आपदा आने पर कार्रवाई का समन्वय करती है। ये सब इसके काम हुए। मेन है इसके अध्यक्ष, याद रखिएगा कि कौन होते हैं, तो केंद्रीय गृह सचिव। उसके बाद राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण SDMA, राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकारी राज्य में आपदा प्रबंधन के लिए नीतियां और योजनाएं निर्धारित करेगा। राज्य स्तर पर मतलब SDMA, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, स्टेट के लिए। तो ये किसकी अध्यक्षता होगी, मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में होगा। फिर है जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण DDMA, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष जिला कलेक्टर, उपायुक्त अथवा जिला मजिस्ट्रेट जैसा भी मामला होगा और स्थानीय प्राधिकरण का निर्वाचित प्रतिनिधि इसका सह अध्यक्ष होगा। मतलब जो लोकल अथॉरिटी है वो भी इसका कोऑपरेट करेगा। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन के लिए योजना बनाएगा, समन्वय और कार्यान्वयन निकाय के लिए मतलब फंक्शनल बॉडी के रूप में कार्य करेगा। और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार आपदा प्रबंधन के प्रयोजन के लिए सभी आवश्यक उपाय करेगा। तो ये दोनों का ही काम करेगा, चाहे वो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हो और चाहे स्टेट की हो। तो इस तरह से दोनों का ही जो भी काम होगा वो इसके द्वारा किया जाएगा। फिर ठीक है, तो आपको ये पूरा क्लियर हो गया। और पहला लेक्चर ज़रूर देख लीजिएगा, जो लेक्चर 1 है इसी का पार्ट है, उसको देख लीजिएगा। तो आपके यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं और वो पूरे कवर हो जाएंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करिए, जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए लेक्चर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।